Welcome to Physics Class 12th. In this video, we will discuss about the solution of CBSE sample paper for the session 2021-22 Terminal Exam 1. As we know that this year CBSE has made multiple changes in the curriculum, in the terminal examination, in the examination pattern, in the question paper pattern. So we will discuss about the terminal exam 1 paper for physics. From this year, CBSE divided the curriculum in two parts. The term 1 syllabus will not come in term 2 syllabus, so that is like as a semester system. So for term 1 in case of physics, we have a chapter till AC. After AC, the term 2 will start. So in this term 1, which is going to conduct in November and December as per CBSE guidelines, the first term, we will discuss about this paper. So we have a paper issued by CBSE, sample question paper 21-22, term 1, subject physics. As per CBSE marking scheme for term 1, this is the 1.5 hour paper. For the marks, total 35 marks. We can get that maximum 35 marks over here. And in this paper, we have three sections. Section A, 25 marks, 25 questions, and students can attempt any 20 questions. In section B, 24 questions are there. They are also MCQ, and students have to attempt any 20 questions. In section C, there are 6 questions, and students have to appear any 5 questions. So total there are 26, 4 plus 6, 30, 30 plus 25, 55 questions are here, and students have to attempt 45 questions. And the total marks is 35. So there's a little bit statistical difference here. So, and one more thing is given here that the all questions carry equal marks. So 45 questions है हमारे पास, जिनके हमें अगर हम 45 के 45 सही कर देते तो 35 मार्क्स मिलेंगे. और यहाँ सारे क्वेश्चंस का इक्वल वेटेज है, मतलब 1 मार्क्स स्मॉल थोड़ा सा 35/45 कर देंगे तो हमें एक क्वेश्चंस का वेटेज मिल जाएगा. वन मोर थिंग लिखी है यहाँ पर, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. एक और चीज़, 25 क्वेश्चन है, 25 में से अगर आप 25 के 25 कर देते हैं तो फिर CBSE स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस को चेक करेगा एवेल्यूशन के लिए, बाकी के 5 छोड़ देगा. तो हमें ध्यान रखना है कि जो बेस्ट 20 क्वेश्चंस हैं उनको पहले करें, ऑर्डर कोई भी हो, और अगर हमें लगता है किसी क्वेश्चंस में हमें डाउट है तो फिर उसको हम नीचे करें. तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को कंसिडरेशन फॉर एवेल्यूशन होगा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस वहाँ पर वो छोड़ दिए जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है नॉट द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नहीं है. ये ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. तो देखते हैं, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर. ये तो बिल्कुल सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्रॉस नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती क्रॉस? अगर क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पर दो पोटेंशियल मिल जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी तो सही है. दूसरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज जीरो. बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पोटेंशियल चेंज होता ही नहीं है, तो वो तो जीरो आएगा. ये भी बिल्कुल सही है. थर्ड लिखा है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसर्निंग स्फीयर्स. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन आती है, और उसके परपेंडिकुलर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इस टाइप की बनेंगी. जबकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है फॉर आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसर्निंग स्फीयर्स, मतलब ये तो गलत है. तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है. और फोर्थ, दे आर इमेजनरी स्फीयर्स, ये भी बिल्कुल सही है. तो जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, दिस इज द करेक्ट. ये यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है. अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, द 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. The point on x axis, मतलब एक एक्सिस है हमारे पास, उस एक्सिस पे हमने, एक एक्सिस है, उस पॉइंट पे यहाँ पे बोला इन्होंने x इक्वल टू 0, इसको हम ओरिजिन मान लेते. ये x इक्वल टू 0 हो गया. और एक पॉइंट x इक्वल टू L मान लेते हैं. इस पॉइंट पर दो चार्जेस रखे हुए हैं. एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है 8q, और यहाँ रखा हुआ है -2q. और अब पूछा गया है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास बेसिक सा प्रिंसिपल है, वी हैव टू पुट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके बीच में अगर हम रखते हैं, अगर हम इसके बीच में रखते हैं तो एक से वो अट्रैक्ट होगा और दूसरे से रिपेल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, जैसे यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो वो 8Q से रिपेल होगा और -2Q से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक साइड हो जाएंगी। तो ये तो ये सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, तो एड अप हो जाएंगे। तो बीच में कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा जब तक अनलाइक चार्जेस हैं। तो फिर कहाँ पे मिलेगा? बीच में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बीच में नहीं मिलेगा तो फिर आपको इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। तो अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें, हम मान लें एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है अब हमें, जिसको हम P पॉइंट मान लें। अब अगर हम यहाँ पे Q नोट चार्ज रखेंगे तो एक से कि -2Q से अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो +8Q से रिपेल हो रहा होगा। मतलब दोनों का कैंसिलेशन यहाँ पे जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कर ली R है। तो 8Q के लिए डिस्टेंस L+R हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 से L तक की डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी। तो फर्स्ट चार्ज के लिए डिस्टेंस L+R हो जाएगी और दूसरे चार्ज के लिए डिस्टेंस R रहेगी। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम देखेंगे इसका आंसर कितना। ये CBSE की मार्किंग स्कीम है, इसमें भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। L+R डिस्टेंस 8Q चार्ज से, 2Q चार्ज से R डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो वहाँ पे चार्जेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो E1 इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू KQ/R², तो K इंटू 8Q/L+R²। और E2 की वैल्यू कितनी? KQ/R², तो K इंटू 2Q/R²। K से K कट गया, L+R² और 2Q की यहाँ पे 4 बचा रहेगा। Q से Q भी कट जाएगा, तो 4/L+R² इक्वल टू 1/R², या 4R² इक्वल टू L+R का स्क्वायर। 4R² को 2R का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 2R इक्वल टू L+R, या R इक्वल टू L। अब जो डिस्टेंस थी वो कहाँ से थी? R डिस्टेंस L के बाद थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? L+R या L+L, 2L। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया, 2L। नाउ क्वेश्चन थर्ड। The electric dipole of moment P is placed parallel to uniform electric field। जो एक डायपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन, और इसके बीच में हमने एक डायपोल रख दिया। डायपोल को हम दूसरे कलर पर ले लेते हैं। हमने एक डायपोल रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ हमने +Q0 मान लिया, यहाँ हमने -Q0 मान लिया। अब इसको क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल। इसको हम 90 डिग्री घुमाना चाह रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला है। तो θ1 यहाँ कितना हो जाएगा? 0, और θ2 कितना हो जाएगा? 90। तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो PE cos 0 माइनस cos 90। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया आंसर? PE। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। सो दिस इज द सेकेंड आंसर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वर्क कितना करना पड़ेगा आपको? PE करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 3 capacitors 2 microfarad, 3 microfarad और 6 microfarad ज्वाइंट इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ध्यान रखिए, सीरीज कैपेसिटर में C1+C2+C3 नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, LCM कितना आ जाएगा? 6, और ऊपर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6। तो 6/6 मतलब 1/1, तो 1/C की वैल्यू आ गई 1/1। इट मीन्स C इक्वल टू कितना आ गया? 1। मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा? सेकेंड वाला। C की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
microfarad. Now question number 5. 2-point charge is placed in a medium of dielectric constant 5. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? के इक्वल टू 5. ठीक है. आर एट डिस्टेंस आर बिटवीन दैम एक्सपीरियंस डायलैक्ट्रिक फोर्स कितना है? एफ. सो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये एफ का फॉर्मूला हो गया. फिर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम लगा देते हैं तो एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अगर हम इसको लिखना चाहें तो K इंटू एफ लिख सकते हैं क्या? K इंटू एफ या 5 इंटू एफ. जो फोर्स है वो इससे 5 टाइम्स है. नीचे वाले में अपॉन के नहीं है, ऊपर वाले में इंटू अपॉन के है. के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5. तो कितने टाइम्स आ जाएगा फोर्स? 5F. तो फिफ्थ का आंसर हो गया 5F, क्योंकि जो F लगाया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के की वैल्यू 5 है और यहाँ अपॉन में 5 नहीं है, तो जो ऊपर वाला है वो 1/5 टाइम्स है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 5F. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Which statement is true for Gauss law? Gauss law means phi equal to q upon epsilon naught. Gauss law means electrostatic flux linked with a closed surface. तो फर्स्ट ऑप्शन, द ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गलत है. चार्ज जब अंदर हो तभी वो काउंट होता है, बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है. सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस. ये भी गलत है, वो तो चार्ज पर डिपेंड करती है. थर्ड, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी गलत है. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूस यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. फोर्थ वाला जो इसका ऑप्शन है ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कांस्टेंट. पूरी गॉसियन सरफेस चाहे वो किसी भी सरफेस किसी भी शेप की हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म और कंटिन्यूस रहता है. तो ये इसका 7th क्वेश्चन हो गया, इसका 4th ऑप्शन सही हो गया. नाउ नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. A capacitor plates charge by a battery of volt V. After charging, battery is disconnected. The dielectric slab placed with constant dielectric constant K is inserted between the plates. Potential across the plates V. तो पहले जो पोटेंशियल था और जो बाद में पोटेंशियल होगा तो V इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अगर इसमें चार्जिंग कंटिन्यूस रहती तो पोटेंशियल रिमेन सेम, लेकिन अगर चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो इनिशियल पोटेंशियल का अपॉन के टाइम्स हो जाता है. तो V इक्वल टू वी नॉट अपॉन के या V अपॉन के. अगर चार्जिंग कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल रिमेन सेम हो जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा. लेकिन अगर पोटेंशियल अगर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया है तो फिर लेवल, पोटेंशियल मतलब लेवल डाउन हो जाएगा. तो दैट इज दिस इज V इक्वल टू, इसका ऑप्शन हो गया V अपॉन के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The best instrument for accurate measurement of EMF. EMF means electromotive force. सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है. तो EMF मेजर करने के लिए कौन कौन से डिवाइस दिए हैं? पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रेज, वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो EMF के लिए कंडीशंस है कि ये ओपन सर्किट में होता है, मतलब उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए. तो बाकी के जो तीनों डिवाइस हैं, एमीटर है, वोल्टमीटर है, इनमें तो करंट फ्लो होनी चाहिए, तभी ये वोल्टेज दे पाते हैं. तो ये दोनों तो फॉलो नहीं हो गए. मीटर ब्रिज जो है वो WSB के प्रिंसिपल बेस करता है, इसमें भी करंट फ्लो होनी चाहिए. लेकिन पोटेंशियोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो बिना करंट फ्लो ओपन सर्किट में जब दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो ये करंट वैल्यू रीडिंग निकाल सकता है नल डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू. तो पोटेंशियोमीटर ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो EMF को मेजर कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फिर एक इलेक्ट्रिक करंट का ही क्वेश्चन है. द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रजिस्टिविटी सेम हो गई, कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द लेंथ ऑफ एंड देयर रेडियाई ऑफ वायर इन रेशियो L1/L2 गिवन है और
R1/R2 गिवन है और करंट पासेस थ्रू द वायर हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम मार्किंग स्कीम से देखते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया। L1/L2 3:2 है, R1/R2 2:3। I1 और I2 का रेशियो निकालना है, पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास R रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ρL/A को यहाँ πr², तो R1 इक्वल टू ρL1/πr1² आ गया और R2 इक्वल टू ρL2/πr2² आ गया। रो सेम क्यों है? क्योंकि सेम मटेरियल लिखा हुआ है। अब R1/R2 कर देते हैं, तो L1/L2 आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, और R1 और R2 रिवर्स में है तो उल्टे हो जाएंगे, R2² हो गया। अब जो वैल्यू गिवन है L1/L2 की वैल्यू 3/2 गिवन है, और R1/R2 की 2/3 थी, लेकिन ये भी रिवर्स हो गई क्योंकि अपोजिट में लिखी हुई है, तो 3/2। तो ये आंसर आ गया 27:8। अब I1 की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू V/R1 और I2 इक्वल टू V/R2 होता है। ये भी सेम आएगा, बस रिवर्स हो जाएगा क्योंकि R रेसिप्रोकेट में है, तो R2/R1 दैट इज 8:27। ये इसका आंसर हो गया, 8:27। दैट इज द ऑप्शन C is the correct answer for this question. Now question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेमी कंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी मैक्सिमम रहती है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा? और टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ बॉन्ड टूट सकते हैं, तो हो सकता है रेजिस्टेंस कम हो जाए। मतलब दोनों में इंक्रीज नहीं, दोनों में डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन कंडक्टर बट डिक्रीज इन सेमी कंडक्टर। इसका C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वी यूज़ एलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज। जो रजिस्टर्स है हमारे लैब में वो कांस्टेंट एंड मैग्नीज नाइक्रोम के बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? तो क्या ऑप्शन इसके पॉसिबिलिटी रीजन होने चाहिए? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है एलॉय का, तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ में ये ऑप्शन है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत हो गए, क्योंकि सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसमें? लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको तो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब रह गया हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी है। तो कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का इफेक्ट मेटल में ज़्यादा होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, लेकिन एलॉय में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे। कुछ टेम्परेचर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, जब हम 100, 200, 300 करते तब थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ फर्स्ट वन, एलॉय लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a constant voltage applied between two ends of uniform metallic wire। दो वायर हैं, दोनों के ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, हीट H डेवलप हो रही है। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस, रेडियस डबल कर दी और लेंथ भी डबल कर दी, अब उसके बाद उसमें कितनी हीट डेवलप होगी? H इक्वल टू I² RT का फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। कांस्टेंट पोटेंशियल है दोनों पे, H है, एक का रेजिस्टेंस अलग है, दूसरे का रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हमने लेंथ भी चेंज कर दी और रेडियस भी चेंज कर दी। मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो पहले वाले वायर के लिए R इक्वल टू ρL/A, दूसरे के लिए ρL की जगह पे 2L कर दिया और A की जगह पे πr 2r² हो गया। तो R डैश आ गया ρ2L/4r²। और अब हम हीट का फॉर्मूला, तो हीट के बहुत सारे फॉर्मूले, H इक्वल टू I² RT भी होता है, लेकिन हम वो फॉर्मूले लगाएंगे जिसमें कांस्टेंट गिवन हो। तो यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V²/R/T लगेगा, और H डैश इक्वल टू V²/R डैश × T हो गया। अब H डैश अपॉन H कर देना है, तो वो देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। V से V कट जाएगा, R डैश अपॉन R, T से T कट गया, तो R डैश अपॉन R की वैल्यू रख देंगे, ρL/A। कट करने के बाद हमारे पास जो बचा रहेगा दैट इज 2:1। तो 2:1 ऑप्शन 3 इसका सही है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन 3 मतलब 2H, ये सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीज, V से 2V कर दिया जाए, विथ द टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर विल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और यहाँ टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये भी रिमेन सेम रहेगी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन,
रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सर्किट बना दिया है। अगर हम इस वायर एंड को सीधा खींच दें, इस वायर को अगर हम ऐसे कर दें और इस वायर को यहाँ खींच दें, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो इसका देखते हैं हम क्या डायग्राम बनाया है। ये कॉम्बिनेशन हुआ और ये 3 और 6 पैरेलल में थे और ये 30 इन दोनों के कॉम्बिनेशन है और इनके तीनों के पैरेलल में है। तो 3 और 6 का पैरेलल निकालेंगे, फिर उसको 8 के सीरीज़ के साथ जोड़ेंगे और फिर बाद में 30 के पैरेलल में रख देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए 3 और 6 तो पैरेलल में है ही और उसके साथ ये वाला भी पैरेलल, लेकिन ये तो सबके पैरेलल में, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सबके पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में और उसके साथ एक सीरीज जोड़ेंगे उसके भी पैरेलल में। तो इन सब के पैरेलल में 30 ओम है। तो यहाँ पे हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 और 6 का जब हमने सीरीज़ किया तो पैरेलल किया तो 2 आ गया, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 30 पैरेलल में करने के बाद हमारे पास 7.5, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और 7.5 हमारे पास यहाँ लिखा है थर्ड नंबर पे, तो 14 का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नाउ फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी, तो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है जो सबसे इजी, दैट इज आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा को हटा सकते तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल। तो एफ क्या है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कहाँ पे यूनिट कोई है इनमें से, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सेकेंड ऑप्शन सही हो गया इसका, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से निकाल दिया। साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है तो एफ इक्वल टू आई एफ बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वुड ओवर अ मेटलिक फ्रेम इन ऑर्डर टू। जो एमसीजी की कॉइल होती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसको हमेशा उसके नीचे हम एक प्लेट लगाते हैं। किस चैप्टर में पढ़ा था हमने ये, एडी करंट में। इस एडी करंट से उसका क्या होता है, जो डैम्पिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एडी करंट प्रोड्यूस होती है और इसको जो मोशन को रोकती है, जिससे कि जो पॉइंटर है वो टूटने से बच सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नाउ 17th क्वेश्चन, टू वायर ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक वायर को एक बार स्क्वायर बना दिया और एक बार रेडियस आर का सर्किल बना दिया। इफ दे कैरी सेम करंट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज। एक बार उसी वायर से, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए। तो यहाँ पे आई इंटू ए लेके चलना है हमें। अब एरिया क्या होगा वो हमें देखना है। तो एरिया अगर हम बोले एल लेंथ का एक सर्किल बना दें और एल लेंथ का अगर हम एक ए साइड का एक स्क्वायर बना दें, तो फिर उसके केस में क्या आंसर आएगा। सॉल्यूशन में देखते हैं हम इसको। ये हमने एल लेंथ के वायर का अगर हमने रेडियस स्क्वायर बना दिया, तो जो स्क्वायर साइड ए का होगा दैट इज इसकी जो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा और जो इसकी पैरीमीटर होगी वो 4a होगी। तो एल इक्वल टू 4a हो गया। और यहाँ एल लेंथ के वायर से हमने आर रेडियस का बना दिया, तो जो इसकी एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सरकमफेरेंस जो लेंथ है वो 2 पाई आर में से सिमिलर हो जाएगी। तो आर इक्वल टू 1/2 पाई आ गया, क्योंकि एल लेंथ से आपने एक बार में आपने स्क्वायर बनाया, तो ये जो लेंथ हुई 1/4 पार्ट में टूट गई। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, L/4। और अगर आपने एल लेंथ का एक सर्किल बनाया फिर उसको तो जो लेंथ होती है वो लेंथ किसके इक्वल टू हो गई, 2 पाई आर के। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, L/2 पाई हो गया। अब इसके बाद आपने एरिया निकाल दिया, तो एल के टर्म में एरिया आपको चाहिए, तो एल स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। और यहाँ एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई और आर की वैल्यू है L/2 पाई है, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ जाएगा। दो एरिया मिल गए। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है एन आई ए, एन यहाँ 1 है तो आई इंटू ए कर दिया, तो M1 इक्वल टू आई ए, M2 इक्वल टू आई ए टू, आई भी सेम है। तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू A1 अपॉन A2 के टर्म में आएगी। A1 जो यहाँ पे हमारे पास है एल स्क्वायर अपॉन 16 और दूसरा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई।
तो एल स्क्वायर अपॉन 16 और 4 पाई को डिवाइड किया यहाँ पे, ये 4 पाई अपॉन उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा रहेगा, पाई अपॉन 4। सो M1:M2, M1 रेशियो, यहाँ पर रेशियो है और वहाँ बीच में इनटू का साइन है, M1:M2 जो आएगा दैट इज पाई अपॉन पाई/4। सो पाई/4 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 3। तो 17 का ऑप्शन 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब जो BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट का कितना है, √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो क्या निकालना है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप। तो BV अपॉन BH, वर्टिकल अपॉन हाइट, क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, √3 BV अपॉन BH, BV अपॉन BH आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू है, 60। 1/√3 किसकी वैल्यू, 60 और 30। सो 1/√3 10 में कितने में आता है, सो tan इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 30 मतलब पाई/6। सो 18 का पाई/6 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के लिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे, स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिप नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लाइन कितना भटक गया, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, और एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में। तो इसका आंसर फोर्थ होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फोर्थ 20th क्वेश्चन, टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है rate at which current change in two coil, second relative position and orientations of the coil, rate at which voltage induced in across two coil, current in two coil। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है जो सेकंड कॉइल है उससे उसका फर्स्ट कॉइल का रिलेटिव मोशन, वो उसके कितने आगे पीछे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, और ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे। 21st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21st क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप साइड L and resistance R move in a plane with uniform velocity V perpendicular to one of its side, a magnetic इंडक्शन B कांस्टेंट इन टाइम, B भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू इट्स, डायग्राम जैसे बनाया गया है, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर शोन इन फिगर, द करंट इंड्यूस इन अ कॉइल। तो करंट यहाँ पे BLV का फॉर्मूला लग सकता था जब यहाँ पे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इसकी कोई एक सरफेस कांस्टेंट है जिसको हम लूप वाइज कम ज़्यादा कर रहे हो। तो इमोशनल ईएमएफ भी नहीं है, इसका फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, तो फिर इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो दैट इज द इंड्यूस करंट इज 0। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय, फाई गिवन है और हमें क्या निकालना है, E। तो E इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -d∅/dt, मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। E इक्वल टू अगर हम यहाँ पे -d/dt लगा दें
और ये पूरा स्टेप्स हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दें तो 5t² 3t और 16 ये तीनों का ये बेसिकली डिफरेंस का क्वेश्चन लग रहा। तो 5t² प्लस 3t प्लस 16, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बचा रहेगा माइनस, और यहाँ बचेगा 10t और प्लस 3, और t की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे 4, तो माइनस 10 4 जा 40, 40 प्लस 3, आंसर आ गया इसका -43। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन 2, E इक्वल टू -d5/dt। एक्स रेस्ट पावर n का फॉर्मूला nx-1, nx पावर n-1 लगा दिया, 16 कांस्टेंट था 0 हो गया, t का 1 हो गया, तो दैट इज -43 वोल्ट। नाउ 23rd क्वेश्चन पे आ गए हम यहाँ पे। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी इन AC सर्किट फॉर प्योर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए I फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी, सो I इक्वल टू क्या होता है I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2 कैपेसिटर के केस में। तो जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये ग्राफ बनेगा तो वो इसमें I इक्वल टू हमारे पास V/XC भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से रिलेशन चाहिए, तो V/XC को हम 1/ωc भी लिख सकते हैं, या 1/2π/c भी लिख सकते हैं। तो जो I आ गया वो तो सीधे सीधे आ गया 2π/c इंटू V, मतलब ये तो डायरेक्टली में आ गया, I प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया। तो प्रोपोर्शनल ग्राफ कौन सा होता है? ये वाला होगा, तो इसका थर्ड वाला ग्राफ सही हो गया। कैसे? I इक्वल टू V/XC, V/XC इस फॉर्मूले से तो इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिली, तो हमने लगा दिया I इक्वल टू V/XC। XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 2π/न्यू, 1/2π/न्यू ऊपर पहुंच गया तो 2π/न्यू c, और 2π/न्यू c इंटू V, बाकी सब कांस्टेंट मान लें, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया न्यू। नाउ 24th क्वेश्चन। A 20 volt AC current is supplied to a circuit consisting of resistance and coil with negligible resistance. If a voltage across a resistance is 12 volt, what is the voltage across the coil? तो ये कौन सा सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस एंड कॉइल है? तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू जो होगा दैट इज अंडर रूट VR² प्लस VC², VR² प्लस VC²। तो V कितना है यहाँ पे 20, अंडर रूट VR कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस क्या निकालना है VC का स्क्वायर, तो 400 कर देंगे, होल स्क्वायर करते हैं तो 400 माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा VC का स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 कितना आ जाएगा, दैट इज 200 माइनस 256 इक्वल टू VC²। तो 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो VC इक्वल टू कितना आ गया 16। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? फर्स्ट। ध्यान रखिएगा 20 माइनस 12 मत कर दीजिएगा VL प्लस VC करके, तो यहाँ पे फॉर्मूला V इक्वल टू VR² प्लस VC² लगेगा, तो उससे आपने वैल्यू निकाली, दैट इज VC इक्वल टू कितना आ गया 16 वोल्ट। नाउ 25th क्वेश्चन, टुडे लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन 1। Instantaneous value of EMF and current in a series with this is given E equal to E0 sin omega t और I equal to I0 sin omega t plus π/3, प्लस π/2 नहीं π/3 है रिस्पेक्टिवली, देन इट शुड बी नेसेसरी RL सर्किट, RC सर्किट, LR सर्किट। तो प्लस जो एंगल आता है जो प्लस π/2 या प्लस π/3 आता है वो तो C से आता है, कैपेसिटर से आता है, इंडक्टर से नहीं आता है। तो इंडक्टर वाला तो ये कट हो गया, RL नहीं हो सकता है, RC हो सकता है, LCR भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो इसका फिर फोर्थ ऑप्शन सही है।
कि ये आरसी भी हो सकता है और एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।